Hello everyone, I hope you all are doing great. So today I'm up with one more video, and this video is gonna basically talk about the essentials of Indian Contract Act. Essentials of contract. We have already discussed कि proposal किसको बोला जाता है, उसके essentials क्या हैं, हम लोगों ने already discuss किया acceptance क्या है, उसके essential क्या है, हम लोगों ने revocation के बारे में समझा and modes of revocation के बारे में समझा. We have also discussed what are standard form of contracts. अगर आपने मेरी previous videos नहीं देखी, तो I would suggest you go first watch those videos and then come to essentials of contract. Now, what are what are various essentials of contract? For this, you need to know section 10. एक चीज है यहाँ पे बोला जाता है एक एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तब बोलते हैं जब वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल हो, जब वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल हो. बट ये जो टर्म है इनफोर्सेबल, इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है. तो फिर इन्फोर्सिबिलिटी का हम लोगों को मतलब कहाँ से पता चलेगा? हम लोग इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब पता चलेगा सेक्शन 10 प्लस सेक्शन 11 से. तो सेक्शन 10 क्या बोलता है? वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे जब फ्री कंसेंट हो, पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, and are not declared to be void. And void declared ना हुआ हो. Void का मतलब क्या होता है? जो शुरू से ही कैंसल्ड हो. ना इसको एक एक करके समझेंगे. तो इसका मतलब हम लोगों को एसेंशियल्स के बारे में कुछ पता चला. एसेंशियल्स के बारे में हम लोगों को पता चला कि भाई दो पार्टीज का होना बहुत ही जरूरी है. Who are those parties? एक तो है भाई प्रपोजर, जिसने प्रपोज किया, ऑफर दिया. इसको प्रपोजर को हम लोग बोलते हैं ऑफरर, या इसको हम लोग प्रोमिसर भी बोलते हैं. एंड सेकंड पार्टी होती है प्रोमिसी, या फिर ऑफरी, जिसको ऑफर दिया जाता है. इसको हम लोग एक्सेप्टर भी बोलते हैं. और ये मैम कहाँ पे डिफाइंड है? दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C कि दो पार्टीज होती है, एक प्रपोजर और एक प्रोमिसी, जिसको ऑफर दिया जाता है. सेकेंड यहाँ पे जरूरी है कि वहां पे ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए. व्हाट इज ऑफर? जहाँ पे एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को कम्युनिकेट करता है दूसरे पर्सन को. एंड एक्सेप्टेंस क्या है? जब जिसको ऑफर कम्युनिकेट किया गया है, जब वो सिग्निफाई करे, अपना असेंट, अपना कंसेंट दे, उसको एक्सेप्टेंस बोला जाता है. ऑफर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B. ये डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया. थर्ड एसेंशियल है कि भाई फ्री कंसेंट होना चाहिए. फ्री कंसेंट कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 14 में. फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? कि मैम कोर्शन नहीं होना चाहिए. किसी को आप थ्रेट नहीं कर सकते. कोई किसी भी टाइप का थ्रेट या अनलॉफुल डिटेन करते हो किसी की प्रॉपर्टी को या फिर पर्सन को, उसको बोला जाता है कोर्शन. एंड कोर्शन हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 15. मैम अनड्यू इन्फ्लुएंस भी है फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का मतलब होता है जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि दो पार्टीज में ऐसा रिलेशन है कि वन पार्टी इज एट अ डोमिनेंट पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द अदर पार्टी. मींस मैम, advocate and client. Advocate is at a influential position, he can influence the client. Doctor is at influential position, he can influence the client. A religious leader is at influential position, he can manipulate or influence the devotee. A teacher is at influential position, she can influence the students. The father is at influential position, he can influence the son or the daughter. That means one party is in a position which can influence the other party. तब भी फ्री कंसेंट नहीं है. फ्री कंसेंट का मतलब होता है जहां पे क्वेश्चन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, जहां पे फ्रॉड ना हो.
व्हाट इज फ्रॉड? सेक्शन 17। फ्रॉड का मतलब होता है, या आपने कुछ सजेशन ऐसा दिया, फ्रॉड के मतलब होते हैं तीन। आई विल जस्ट कम बैक टू फ्रॉड। इसके आप ये याद रखना कि फ्री कंसेंट का मतलब होता है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, जहाँ पे फ्रॉड नहीं है, एंड जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंड जहाँ पे मिस्टेक नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 एंड मिस्टेक सेक्शन 20 एंड 21। मैम, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है सप्रेसिव वेरी, विच मीन्स आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे हो, छुपा रहे हो, जो आपको इंफॉर्मेशन पता हो। इसको भी फ्रॉड बोला जाता है, सप्रेसिव वेरी। सप्रेस कर रहे हो ऐसी इंफॉर्मेशन को जिसके बारे में आपकी नॉलेज है। यहाँ सजेस्टिव फॉल्सी। सजेस्टिव फॉल्सी का मतलब होता है आप एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो और आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। वो इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग एंड फॉल्स, यू नो अबाउट इट। सप्रेसिव वेरी, सजेस्टिव फॉल्सी। या फिर प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन टू परफॉर्म। आपने ऐसा प्रॉमिस किया जो आपको पता है कि आप उसको परफॉर्म नहीं करोगे, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। डिटेल्स में लेटर ऑन आई डिस्कस की क्वेश्चन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है। डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनी। मैम, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपको खुद भी नहीं पता इंफॉर्मेशन, बट आप दूसरी पार्टी को दे रहे हो। आप दूसरी पार्टी को ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिसका ट्रुथ के बारे में आपको भी नहीं पता। आप सोच रहे हो कि वो सही है, बट एक्चुअली वो नहीं सही है। आप ऐसी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो जिसके बारे में आपको भी नहीं पता। दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक का मतलब होता है, सपोज मैंने सामान शिप वाई से भेजा और आपको लगता है कि सामान शिप एक्स से आ रहा है। मैंने सामान अपना शिप वाई में भेजा और आपको लग रहा है कि वो सामान शिप एक्स में आ रहा है। तो हम लोगों का एक मिस्टेक है विद रिगार्ड टू एन ऑब्जेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड मिस्टेक। मिस्टेक यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। इसके ऊपर बाद में वीडियो बनेगी। तो अभी तक आपको याद रखना है कि वन ऑफ द एसेंशियल्स इज कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कंसेंट शुड नॉट बी obtained by fraud, coercion, undue influence, misrepresentation and mistake. नेक्स्ट एसेंशियल, दैट कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट, शुड बी कॉम्पिटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी? दिस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 कि पर्सन मेजर होना चाहिए। That means the person should be above 18 years of age, should be of sound mind. Sound mind का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे, एंड नॉट डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट एज क्रिमिनल. So, who are competent party? It is defined under section 11, which says that the person should be major, sound mind, and not disqualified, or not disqualified by law फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। लॉ ने उसको मना नहीं किया। लॉ ने, ही इज नॉट अ क्रिमिनल बेसिकली, राइट? सो दिस इज टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसी. नेक्स्ट essential is lawful consideration and lawful object. This has been defined under section 23 of the Indian Contract Act. एक कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल तब होगा जब इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ. एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला, आई विल गिव यू ₹10,000 प्रोवाइडेड यू स्मगल गुड्स. So this is forbidden by law. Smuggling is forbidden by law. कंसिडरेशन क्या है? what is कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट? कंसिडरेशन का मतलब होता है वैल्यू, प्राइस, दैट कुड बी मॉनेटरी, दैट कैन नॉट बी मॉनेटरी ऑल्सो. Value. Basically, consideration means value. What is object? Object means end use, end purpose of that contract. So here, what is the consideration? Pehli baat, 10,000 is the consideration, and
बी के लिए कंसिडरेशन क्या है 10,000, ए के लिए कंसिडरेशन क्या है स्मगल गुड्स, and what is the object of this entire transaction to smuggle goods, and this smuggling of goods is forbidden by law. Second, it would defeat it would defeat the provisions of law, is such that it would defeat the provisions of law. What do you mean by the statement? ए है, ए ने बी को ब्राइब किया and B is a public servant. B is a public servant. A ने B को बोला कि I will give you a bribe provided you do a particular task. कोई टास्क स्पेसिफाइड है कि आप ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो फॉर एग्जाम्पल. तो दिस अगर ये परमिटेड हुआ तो दिस ब्राइबिंग is defeating the provisions of law. This bribing is defeating the provisions of law and this is not permitted. Third, पहला है forbidden by law, it would defeat the provisions of law. Injury to person or property. Injury to person or property. A ने B को बोला I will give you 1 crore rupees provided you cause injury to C. तो आपने B के लिए कंसिडरेशन क्या है 1 crore रुपीज, A के लिए कंसिडरेशन क्या है दिस टास्क कि आप C को मारो. एंड ऑब्जेक्ट क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस entire transaction is to hurt or cause injury to C. तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया, दिस इज नॉट परमिटेड अंडर लॉ. First is forbidden by law, second is it would defeat the provisions of law, third is injury to person and property, and last is fraudulent. It is of such nature that it is fraudulent. Means A ने एक पेंटिंग बनाई, it is a replica of original painting. A ने एक पेंटिंग बनाई which is a replica of the original painting and he is selling it to B at the original price. At the original price. अब B को लगता है कि ये वो वाली पेंटिंग है द रियल वन. ए ने बोला, ए ने एक फेक पेंटिंग बनाई और बोला बी को कि दिस इज द ओरिजिनल वन एंड ही इज डिमांडिंग हाई प्राइस फॉर दैट. सो दिस इज फ्रॉड. ए इज कमिटिंग फ्रॉड ऑन बी, राइट. तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे, बी के लिए कंसिडरेशन है ये पेंटिंग एंड ए के लिए कंसिडरेशन क्या है द प्राइस दैट बी विल बी पेइंग. So this painting is actually fake. So this is unlawful consideration. And the entire object is what of this transaction to sell a fake painting. So the object of the contract should be lawful. It is lawful unless this. A contract का object या consideration हमेशा lawful होगा except all these points. Right? तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, तो फर्स्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया फर्स्ट दैट वहां पे दो पार्टीज होनी चाहिए. सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. तो ये सारी हम लोगों ने एसेंशियल डिस्कस करनी है कि यहाँ पे दो पार्टीज होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मस्ट नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. इसको हम लोग समझते हैं. व्हाट डू मीन बाय वॉइड अग्रीमेंट? Void agreement has been defined under section 2G. An agreement not enforceable by law. ऐसा agreement जो law enforce ही नहीं करता. Agreement जो law enforce नहीं करता उसको void बोलते हैं. And agreement जिसको लॉ इन्फोर्स करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. एंड एग्रीमेंट जिसको लॉ नॉट इन्फोर्स इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट, जो शुरू से ही गलत है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट. आप किसी को शादी करने से रोक नहीं सकते. ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को रिस्ट्रेन करे शादी करने से, आप ऐसा एग्रीमेंट बना नहीं सकते. क्या आप माइनर को शादी करने से रोक सकते हो? यस.
बट आप ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो किसी पर्सन को रिस्ट्रेन करो मैरिज से. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डिस्कस दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. देयर इज पार्टी ए एंड देयर इज पार्टी बी. ए ने बोला बी को, आई विल नॉट मैरी सी, एंड अगर मैंने मैनेज कर ली, आई विल गिव यू ₹1 करोड़. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. यहाँ पे ए ने ये नहीं बोला बी को कि मैं तुमसे शादी करूँ. यहाँ पे ए ने ये बोला, आई विल नॉट मैरी सी, एंड इफ आई मैरी आई विल पे यू ₹1 करोड़. अब ए ने बी के साथ तो मैरिज की नहीं, ए ने सी के साथ मैरिज कर ली, एंड ए ने ₹1 करोड़ बी को नहीं दिए. कैन बी फाइल अ केस ऑन ए? नो. Why? Because this kind of agreement, such agreement, जहाँ पे A ने बोला I will not marry C, this kind of agreement, because he is restricting himself from marrying C, this kind of agreement are not enforceable under Section 26 of the Indian Contract Act. आप इस टाइप के एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते. ये हम डिटेल में void एग्रीमेंट्स के ऊपर अलग से भी वीडियो बनाएंगे. What do you mean by restraint of trade? आप किसी को कोई भी बिजनेस प्रोफेशन ट्रेड करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. आप किसी को भी ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से नहीं रोक सकते. आपकी जनरल स्टोर है, अगर बगल में कोई जनरल स्टोर बन रही है, यू कैन नॉट स्टॉप द अदर पार्टी कि आप जनरल स्टोर मत बनाओ. इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं डाल सकते. अगर आप एडवोकेट हो, आप ये नहीं बोल सकते कि साथ में एक और एडवोकेसी फर्म ना हो. इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस आप ले डाउन नहीं कर सकते. बट आई वुड गिव यू एन एग्जांपल. ए ने बी को अपनी गुडविल सेल कर दी, एज इन ए ने बी को अपना बिजनेस सेल कर दिया. नाउ बी इज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, बिकॉज सेल हो चुके. नाउ ही इज द ओनर ऑफ बिजनेस. नाउ बी कैन साइन एन एग्रीमेंट. बी बोलेगा ए को एक साइन करने के लिए एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में लिखा होगा ए ऐसा कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा सिमिलर टू माई बिजनेस. ए ने अपना बिजनेस बी को सेल कर दिया, एंड बी ने बोला एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए. उस एग्रीमेंट में ये लिखा था दैट ए विल नॉट कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस इन द नियर विसिनिटी. क्या ऐसा बी कर सकता है? यस. जहां पे भी सेल ऑफ गुडविल हो, जहां पे भी गुडविल सेल होती है, वहां पे दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट. बट इन जनरल आप किसी को भी ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस कैरी ऑन करने से नहीं रोक सकते. दिस इज स्टेटेड अंडर सेक्शन 27. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28. आप किसी भी पर्सन को ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर आपका सपोज दो कंपनीज हैं, दोनों कंपनीज आपस में ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जहां पे लिखा हो कि अगर कभी भी हमारे बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी. दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट कैन नॉट बी देयर. या फिर दोनों कंपनी के अंदर डिस्प्यूट हो, एंड देन यू कैन ब्रिंग एन एक्शन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, विद इन 30 days ऑफ द डिस्प्यूट. 30 days के बाद आप केस नहीं फाइल कर सकते. इस टाइप के स्टेटमेंट्स आर नॉट परमिसिबल. आप किसी को लीगल एक्शन से स्टॉप नहीं कर सकते. A person can anytime bring a action against you, provided he satisfies the limitation act. Right? So इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस आप रख नहीं सकते, बट इसका एक्सेप्शन है. दोनों कंपनीज अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं जहां पे लिखा है कि भाई कभी भी हमारे बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो वी विल रेफर दैट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन. इस टाइप का अरेंजमेंट कैन बी डन जहां पे आप कोर्ट के ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हो. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैन बी डन. बट आप इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते जहां पे आप बोलो कि अगर कभी भी हमारे बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो यू विल नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट मी, or you can bring an action within a specified time. This kind of act cannot be done. Now talking about the last agreement to do an impossible act, section 56.
This particular thing states that, for example, आपने agreement किया, A ने B के साथ agreement किया, जहां पे A बोलता है I will discover treasure through magic. मैं मैजिक से ट्रेजर डिस्कवर करूंगा. So this is an impossible act. No, none of the parties can discover treasure by magic. So this is an impossible act. So agreement to do an impossible act is not enforceable. That means it is void. So I have discussed all the essentials of the contract. Detailed में इसके बारे में what is portion, what is undue influence, we will be discussing later on. So I hope you liked this video. Stay tuned for more such videos. Do not forget to like, share, and subscribe. Thank you so much.